आप सभी का पुनः अष्टांग योग की इस श्रृंखला में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। अष्टांग योग जीवन में वैसे ही आवश्यक है जैसे कि शरीर में रीढ़ की हड्डी और जीवन में चरित्र। बिना अष्टांग योग के हम अपने लौकिक और पारलौकिक दोनों ध्येय को पूर्ण कर सकें, ये संभव प्रतीत नहीं होता है। और वर्तमान जगत में इस अष्टांग योग की भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। आज की श्रृंखला का जो विषय है वह है थर्ड लिम्ब ऑफ अष्टांग योगा। अष्टांग योग का तृतीय अंग है, वह है आसन। आसन शब्द अस धातु से मिलकर बनता है। इसमें ल्युट प्रत्यय से ऐसा प्रतीत होता है जैसे आसीन होना। किसी ऐसे स्थान की चर्चा है जहां पर हम बैठते हैं, अभ्यास करते हैं। आसन को पोस्चर के नाम से बहुत लोग जानते हैं। पोस्चर्स या उसी से बना हुआ है पोजीशन, जो हमारे शरीर की एक अवस्था है, एक स्थिति है। आसन, मुद्रा, भंगिमा, हाव भाव, हमारे जेस्चर, पोस्चर्स, अंग विन्यास, फिजिकल जो एक्टिविटीज हैं, कायिक चेष्टा, संस्थिति, स्थिति, रुख, रवैया, आसन करना या आसन में बैठना, रुख अपनाना, किसी मुख्य स्थिति में शरीर को रखना, घुमाना या अन्य किसी आसन के विभिन्न प्रकारांतरों में जाना, आदि आदि शब्दों से जाना जाता है। महर्षि पतंजलि ने आसन शब्द को एक ही लाइन में डिफाइन किया है, स्थिरः सुखम आसनम। पतंजलि योग सूत्र के द्वितीय अध्याय साधन पाद और साधन पाद के अंतर्गत 46 नंबर का सूत्र है, वह कहता है स्थिरः सुखम आसनम। अर्थात आसन किसे कहा जाए। कुछ लोग ये भी समझते हैं, जो हम पूजन में, ध्यान में, जप में, तीर्थ में, कर्मकांड में, हिंदू माइथोलॉजिकल रिचुअल्स में हम लोग कोई आसन बिछाते हैं, कपड़ा बिछाते हैं, कंबल, ब्लैंकेट इत्यादि, उसको भी आसन कहते हैं, क्योंकि उस पर हम बैठते हैं। और जिसमें बैठते हैं, शरीर को जिसमें रखते हैं, शरीर की अवस्था जो बनाते हैं, वह भी आसन है। पतंजलि क्या कहते हैं? पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। आसन वह है जिसमें शरीर सुख की अनुभूति कर सके और स्थिरता से बैठ सके। स्थिरता से बैठने का तात्पर्य है कि जैसे हम पद्मासन में देर तक नहीं बैठ सकते, तो हमें सुखानुभूति ना होकर दुखानुभूति होगी। लेकिन हम पालथी मार के सुखासन में खूब देर तक बैठ सकते हैं, तो हमारे लिए वह आसन उपयुक्त है। पैर को लटका कर बैठ लेते हैं, कुर्सी पर लोग देर तक बैठ लेते हैं, जमीन में नहीं बैठ पाते। तो जमीन में बैठना हमारे लिए दुखानुभूति हो जाएगी। वो हमारे लिए प्लेजरफुल नहीं होगा, ब्लिसफुल नहीं होगा, प्लेजेंट नहीं होगा, जॉयफुल नहीं होगा, बल्कि वो पीड़ादायक हो जाएगा, कष्टप्रद हो जाएगा। तो वह आसन आसन नहीं कहलाएगा। पतंजलि के अनुसार वह स्थिति शरीर की जो बहुत देर तक स्थिर रह सके, मतलब स्टीडीनेस। जैसे आप देखते होंगे कथा व्यास, जो भागवत मंच पे बैठते हैं, कथा व्यास जो 8-8 घंटे कथा करते हैं। अब तो ऐसे कथा व्यास नहीं मिलते, 3 घंटे 2 घंटे में हरिओम तत्सत हो जाती है। और उसमें भी कई बार लोग घूमते ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, फिर संगीत बजता है तो अपने गाते झूमते हैं। लेकिन एक अवस्था में, एक स्थिति में, एक आसन में देर तक स्थिरता पूर्वक, बिना हिले डुले, विदाउट एनी फिजिकल मूवमेंट, लगातार बैठना और उसी अवस्था में सुख का अनुभव करना, यह आसन कहलाता है अकॉर्डिंग टू पतंजलि। कुछ मैंने रेफरेंस भी निकाले हैं, जिसमें एक बुक है योगा के ऊपर, योगा इमॉर्टली टोटली एंड फ्रीडम। उसमें कहते हैं इट इज ओनली विद द थर्ड मेंबर ऑफ योगांग, जो तीसरा अंग है, दैट टेक्निक्स प्रॉपरली स्पेसिंग बिगिंस, जो हमें प्रारंभ करता है ध्यान के उच्च अभ्यास के लिए। अब यहाँ से प्रारंभ होता है। बैठने की वस्तु जिस पर बैठा जाए, कंबल, चटाई इत्यादि को भी हम आसन कहते हैं। आजकल तो योगा मैट जो होता है, योगा मैट का हम यूज करते हैं, तो वो भी एक आसन है। योगा मैट भी एक आसन है। वस्तुतः यहाँ आसन से तात्पर्य यहाँ लगाना चाहिए हमें शरीर की भाव भंगिमा, शरीर की स्थिति, शरीर की अवस्था।
हम कोई भी कर्म करते हैं, इस शरीर के प्रयोग के बिना वह कर्म पूरा नहीं होता है। इस मर्त्य लोक में हमें ये शरीर प्राप्त ही इसीलिए हुआ है कि हम कोई भी भोग करें, तप करें, जप करें, ध्यान करें, तीर्थ करें, पुण्य करें, धर्म करें, अनुष्ठान करें, साधना करें, पढ़ाई करें, भोजन करें, कुछ भी करें, बिना इस शरीर के वो पूर्ण नहीं हो सकता है। इस शरीर के पूर्ण होता तो देवी देवताओं का शरीर तो इस शरीर के बिना है। उनका शरीर केवल 2 तत्वों का है, तेज का, आकाश का या वायु का, या किसी किसी का तीनों का। केवल ये देह जो है ये पंच तत्वात्मक है, पंच महाभूतों से मिलकर बनता है। तो इसकी जो अवस्था है, इसकी जो स्थिति है, उसमें जो विभिन्न महर्षियों ने विभिन्न उपनिषदों में, विभिन्न पुराणों में, विभिन्न संहिताओं में, विभिन्न आरण्य ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के आसनों के प्रकारों की चर्चा की जाती है। चरणदास जी कहते हैं अष्टांग योग में कि 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, तो 84 लाख प्रकार की आसन, मतलब जितने योनियां उतने आसन। जैसे एक योनि भुजंग है तो भुजंगासन, एक योनि ऊंट है तो उष्ट्रासन, एक योनि बिल्ली है तो मार्जरी आसन, एक योनि मान लीजिए चूहा है तो उसके लिए भी एक आसन है, एक योनि खरगोश है फस्कासन है। मतलब जितनी योनि, तो ऐसे 84 लाख आसनों का उल्लेख है। नाथ संप्रदाय में 8400 आसन है, उसमें भी 84 सिद्ध आसन कहा गए हैं, 84 प्रमुख आसन हैं। लेकिन अब देखें, आप लोग जानते हैं एक प्रसिद्ध योगी हुए हैं साउथ में, इनका नाम है BKS अयंगर। अगर आप लोग कभी गए हों दक्षिण भारत या उनको देखा हो, BKS अयंगर ने 1000 प्रकार के आसनों में मास्टरी हासिल की थी, और ऐसे एडवांस आसन जो आज करना संभव नहीं है, लोगों का शरीर इतना लचीला नहीं है। और 90+ ईयर होने के बावजूद भी वो सारे आसनों को करते थे और लगातार करते थे, उनको कोई दिक्कत कभी उसमें नहीं गई। यहाँ पतंजलि एक साथ दोनों का अर्थ लगाते हैं कि जो आसन देर तक किया जाए और सुख की अनुभूति करता हो, ऐसे को पृथक पृथक किया जाए तो उसमें देर तक बैठने की स्थिति, जिसमें सुख पूर्वक, अब आप काम कर रहे हैं ऑफिस में और आप देर तक बैठे हुए हैं कुर्सी टेबल पर, तो वह भी आपकी आसन है। जरूरी नहीं है कि आप पद्मासन लगाकर बैठे हो, वह भी आपकी आसन है। तो कुछ चीजें जो प्रमुख रूप से सामने आती हैं वो है कि जिन रीतियों में सुदीर्घ काल तक बिना किसी बेचैनी के बैठा जा सके, उन सभी को आसन कह सकते हैं। स्थिर भाव से निश्चल रूप से सुख का अनुभव करते हुए जिस अवस्था में स्थिरता प्राप्त हो, उसको हम आसन कह सकते हैं। शरीर के बिना हिलाए डुलाए, बिना दुख का कष्ट का अनुभव किए हुए और बिना उद्वेग के चिरकाल तक बहुत देर तक अपना काम आसानी से किया जा सके, जिस अवस्था में, उसको आसन कहते हैं। निश्चल और सुखा भय वह उपावेशन हो, उसको भी आसन कह सकते हैं। स्थिरता पूर्वक बैठे हुए बिना हिले डुले दीर्घ काल तक बिना कष्ट के बैठ सके, वह भी आसन है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, किसी भी स्थिति को हम आसन कह सकते हैं। शवासन को भी आसन कहा गया है। आप क्या सोचते हैं कि शवासन सरल है? शवासन माने जो हम लेटकर योग निद्रा करते हैं और सो जाते हैं शवासन में, तो वो सरल नहीं है। शवासन में सवबत भूमौ शयनम, सव के समान भूमि पे शयन करना और उसमें जागृत अवस्था से अति चेतन अवस्था, सुपर कॉन्शियसनेस लेवल तक जाना है, उस प्रक्रिया में गुजरना है। शवासन इतना सरल नहीं है। शवासन में सारे अंग प्रत्यंगों को चेतना पूर्वक, कॉन्शियसली, वी हैव टू लूजनिंग द बॉडी पार्ट्स, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट शुड बी लूजनिंग एंड रिलैक्स्ड विद द कॉन्शियस एफर्ट। तो वो सरल नहीं है। शवासन है, मकरासन है, भुजंगासन है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ आसन। आसनों का वर्गीकरण 2 तरह से किया गया है, एक मॉडर्न यूटिलाइजेशन के हिसाब से और एक क्लासिकल डिविजन्स भी है। पहले हम समझते हैं क्लासिकल डिविजन्स क्या है। मैं समझता हूँ आसन की परिभाषा आप लोग सब समझ गए होंगे। मैं बहुत सारे रेफरेंस है मेरे पास, मैं उनको अधिक नहीं ले रहा हूँ, सीधा आगे बढ़ रहा हूँ। आसनों के डिविजन्स किए गए 2 तरह से, एक मॉडर्न, एक एंशिएंट, क्लासिकल। तो पहले हम बात करते हैं क्लासिकल। क्लासिकल आसनों को जब डिवाइड करते हैं तो वहां पर मुख्य रूप से 3 डिवीजन है। एक है ध्यानात्मक आसन, मेडिटेटिव पोस्चर्स। मेडिटेटिव पोस्चर्स वो हैं जिस अवस्था में केवल और केवल ध्यान किया जा सके, बहुत ज्यादा शरीर का मूवमेंट नहीं होता उसमें, जैसे सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिद्ध पद्मासन,
कुछ लोग गोरक्षासन में भी कर लेते हैं, कुछ लोग ब्रह्मचर्य आसन में भी कर लेते हैं ध्यान, कुछ लोग गोमुखासन में भी कर लेते हैं। पर प्रमुख रूप से जो हठ ग्रंथ कहते हैं वो कहते हैं सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन और भद्रासन। कुछ लोग सिंहासन को जोड़ लेते हैं उसके अंदर। ऐसे 4-5 ध्यान के प्रमुख आसन माने गए हैं जिनमें ध्यान किया जाता है। आप देखें इस्लामिक परंपराओं में आप देखते हैं तो वहां लोग वज्रासन में बैठ के नमाज पढ़ते हैं, तो वो भी ध्यान का एक आसन माना गया है वज्रासन। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। इवन खाना खाने के बाद ही उस आसन का प्रयोग करना चाहिए। अन्य आसनों को, किसी भी आसन को, इवन किसी भी योग के अंग को खाना खाने के बाद नहीं ही करना चाहिए, नहीं ही करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि पाचन डिस्टर्ब होता है। लेकिन वज्रासन को क्यों करना चाहिए? देयर इज अ साइंटिफिक रीजन व्हाई वी शुड प्रैक्टिस वज्रासन आफ्टर द फूड, आफ्टर द मील। बिकॉज जब हम वज्रासन में पैरों को मोड़ते हैं तो वज्र नाड़ी मुड़ जाती है, घुटने से नीचे जा रही है अंगूठे तक, और यहाँ लंबर रीजन से आप देखते हैं ब्लड का सर्कुलेशन पैरों तक तेजी से जाता है। लेकिन जब हम पैरों को मोड़ देते हैं तो लोअर ऑर्डर में हमारा ब्लड का सर्कुलेशन जाम हो जाता है, अर्थात नीचे खून का प्रवाह कम हो जाता है, न्यून हो जाता है। रक्त का प्रवाह कम होने से नीचे रक्त कम मात्रा में जाता है, और वह रक्त कहाँ जाता है? वो सप्लाई एब्डोमिनल एरिया में बढ़ जाती है। क्योंकि जब हम पाचन करते हैं, खाना खाने के बाद पाचन की प्रक्रिया में अधिक रक्त की, अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। ज्यादा तापमान से खाना पचता है और ब्लड तापमान को बढ़ाता है। तो अधिक रक्त की सप्लाई, ब्लड सप्लाई ज्यादा हो सके, इसके लिए वज्रासन में बैठने से ब्लड सप्लाई पेट की तरफ, उधर की पाचन तंत्रों की तरफ ज्यादा तेजी से होने से पाचन हमारा सक्रिय हो जाता है, ठीक ढंग से हो जाता है। नहीं तो आपको झिमाई आती है, नींद आती है। खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है? देयर इज अ साइंटिफिक रीजन। जब आप खाना खा लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, तब आपके ब्रेन से ब्लड की सप्लाई ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है पेट की तरफ, पाचन तंत्रों की तरफ ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। तो यहाँ मस्तिष्क के अंदर ब्लड की सप्लाई में कुछ अंतर आ जाता है, कुछ कमी आ जाती है, तो आपको थोड़ी तंद्रा निद्रा आती है और थकान सी फील होती है। उस समय वज्रासन का अभ्यास लाभदायी सिद्ध हुआ है, ऐसे आंकड़े कहते हैं, ऐसे रिसर्च अनुसंधान बतलाते हैं। तो ध्यानात्मक आसन हो गए। ध्यानात्मक आसन के बाद होते हैं संवर्धनात्मक आसन, शरीर संवर्धनात्मक आसन, शरीर संतुलनात्मक आसन। इसमें शरीर का संवर्धन होता है, शरीर का संतुलन होता है, मतलब स्ट्रेंथनिंग पोजीशंस, स्ट्रेंथनिंग पोस्चर्स। अब उसमें चाहे आप पश्चिमोत्तानासन कह लो, मयूरासन कह लो, कुक्कुटासन कह लो, सिद्ध पद्मासन, सर्वांगासन, शीर्षासन, कई सारे आसन हैं। उष्ट्रासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, पवन मुक्तासन, बहुत सारे ट्विस्टिंग वाले आसन हैं, अर्धमत्स्येंद्रासन, मत्स्येंद्रासन, मयूरासन, कई सारे आसन हैं जो शरीर को संवर्धन करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। ऐसे आसनों में शरीर के अंग प्रत्यंग बहुत मजबूत हो जाते हैं। इनकी कार्य क्षमता इतनी मजबूत हो जाती है जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाता है और किसी प्रकार का इन्फेक्शन बॉडी में नहीं हो पाता। उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, आगे बताएंगे। तीसरा डिवीजन है क्लासिकल, वह है आसनों में विश्रामात्मक आसन, रिलैक्सिंग पोस्चर्स, जिसमें मुख्य रूप से शवासन है, मकरासन है। कुछ और आगे जाएंगे तो लोग कहते हैं बाल क्रीड़ासन कर लीजिए, मत्स्य, ऐसे कुछ 8-10 आसनों के प्रकार बताए यहाँ पर। वो इन अन्य आसनों में विश्राम का अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे विश्राम की पोजीशंस हैं। तो ये 3 प्रकार के हो गए क्लासिकल डिविजन्स। अब मॉडर्न डिविजन्स भी हैं। मॉडर्न डिविजन्स क्या हैं? तो इसके बाद जो मॉडर्न डिवीजन है आसनों का, वो भी 4 तरह का बताते हैं। मॉडर्न डिवीजन में है, अभ्यास को करने के हिसाब से 4 भागों में बांट दिया है। स्टैंडिंग पोजीशंस, खड़े होकर किए जाने वाले आसन, बैठकर किए जाने वाले आसन, उसके बाद पेट के बल किए जाने वाले आसन, पीठ के बल किए जाने वाले आसन। तो 4 प्रकार के हो गए, स्टैंडिंग, सिटिंग, सुपाइन और प्रोन। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं ट्विस्टिंग वाले पोजीशंस भी हैं, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, साइड ट्विस्टिंग कर दिया या साइड बेंडिंग कर दिया। तो यहाँ आसनों में बेंडिंग और ट्विस्टिंग में अंतर है। बेंडिंग आप समझते हैं कि जब हम स्पाइन को बेंड करते हैं, साइड वाइज बेंड करते हैं, फॉरवर्ड बेंड करते हैं या बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं। इससे स्पाइनल कॉलम की मसाज भी होती है और इंटरनल ऑर्गन्स की भी स्ट्रेंथनिंग होती है। लेकिन ट्विस्टिंग अलग है। ट्विस्टिंग में क्या होता है, हम बेंड नहीं कर रहे हैं, अपने स्पाइन को ही ऐसे मरोड़ रहे हैं दोनों तरफ,
राइट साइड लेफ्ट साइड ट्विस्ट कर रहे हैं, तो इससे जो टर्निंग करते हैं, मोड़ते हैं, इससे भी हमारे डिस्क में, स्पाइनल कॉलम में अच्छी खासी मसाज मिल जाती है। इसके बाद आसनों को आगे पतंजलि कहते हैं कि आसनों का दूसरा क्या आयाम होगा हायर लेवल पर, तो कहते हैं प्रत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, अर्थात जब आप लंबे समय तक एक ही आसन को या एक ही आसन के प्रोटोकॉल को करते जाएं तो आगे क्या होगा, तो कहते हैं आसन की आगे की अवस्था है प्रत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, अर्थात आसन जब प्रत्न के साथ ना किया जाए, विदाउट एनी एफर्ट आसन कैन बी परफॉर्म बाय द प्रैक्टिशनर, दैट इज कॉल्ड प्रत्न शैथिल्यता, बिना एफर्ट के आसन हो जाए। अभी जैसे हम कहें देवेश जी से, या हम देख रहे हैं M52 पर एक भाई साहब दिख रहे हैं, अगर अभी हम कहें कि कंधे पर दोनों पैर रख लीजिए, द्विपाद स्कंधासन कर लीजिए, तो वो कहेंगे अरे भैया क्या करा रहे हो ये कंधे पर दोनों पैर रखने की कह रहे हो, क्यों? अभ्यास नहीं है अभी, इसलिए। लेकिन एक बच्चों को कहें अपन, एक छोटा बच्चा जो 5 साल का 6 साल का है, उसको कहो तो फौरन पैर उठाएगा और कंधे पे रख देगा, क्यों? क्योंकि उसका शरीर कोमल है, मुलायम है, हमारा थोड़ा सा स्टिफ हो गया है, सॉलिड हो गया है, कठोर हो गया है। तो जब आसन बिना प्रश्न के हो जाए तो उनको कहते हैं प्रत्न शैथिल्य, और आसन में कोई एफर्ट नहीं होना चाहिए। जब तक हम आसनों में प्रयास करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, बलपूर्वक करेंगे, तब आसन नहीं है, वह व्यायाम है, वह योग साधना नहीं है, वह व्यायाम है। तो आजकल लोग आसन नहीं कर रहे हैं, लोग व्यायाम कर रहे हैं। लोग हठ योग का मतलब समझते हैं हठ पूर्वक किया जाने वाला योग, वो हठ योग। हठ योग में हठ नहीं होता है सहजता से, सरलता से जो आसन किया जा सके, जिसमें प्रत्न ना हो। दूसरा है अनंत समापत्तिभ्याम। अनंत समापत्तिभ्याम का मतलब है अनंत काल तक, लॉन्ग ड्यूरेशन में समापत्तिभ्याम द्वितीय विभक्ति है। समापत्ति का मतलब होता है शरीर भी स्थिर रहे और मन भी समापत्ति को प्राप्त कर जाए, जहां पर कोई सुख दुख ना हो, पाप पुण्य ना हो, हर्ष शोक ना हो, सिद्धि असिद्धि ना हो, है ना, सर्दी गर्मी ना हो, एकदम स्थिरता हो, शरीर भी स्थिर और मन भी स्थिर हो। ऐसी अवस्था को जब प्राप्त कर लें तो वह आसन कहलाता है। आगे आसन की सिद्धि के उपाय के संदर्भ में इसकी चर्चा होती है, प्रत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। जब आसनों की सिद्धि हो जाती है तो क्या लाभ हो। अभी हमने बहुत से आपको आसन बता दिए, कितने आसन हैं, आसनों के डिविजन्स हैं, और खड़े होने में भी बहुत सारे आसन हैं, बैठने में बहुत से आसन हैं। रोग के अनुरूप, किसी को डायबिटीज है, किसी को मोटापा है, किसी को नाड़ी रोग है, किसी को धातु रोग है, किसी को पेट के रोग है, किसी को कंठ के रोग हैं, बहुत तरह तरह के रोगों की संख्या है। उन रोगों के अनुरूप आजकल बहुत सारे अभ्यास क्रम बताए जाते हैं। जैसे एक रोग है शुगर, डायबिटीज, रोग नहीं कहेंगे इसको अपन, एक अनियमित दिनचर्या से उत्पन्न समस्या है, इसको हम शुगर या डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज इज नॉट अ डिजीज, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अब चूंकि वो ऐसा उसने घर कर लिया है कि उसको हम बीमारी के रूप में देखते हैं, जिसमें हमारे शरीर में इंसुलिन उत्पन्न हो रहा है, लेकिन हमारे शरीर में वो ग्रहण नहीं हो रहा है, रिसीव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी जो रिसीविंग एनर्जी, रिसीविंग रिसेप्टर्स हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। सेल तक, प्रत्येक कोशिकाओं तक वो शुगर नहीं पहुंच पा रहा है, इंसुलिन की मात्रा कम हो रही है, नहीं पहुंच पा रही, तो हम बाहर से लेते हैं, इंजेक्ट करते हैं या मेडिसिन लेते हैं उसकी हम। तो हर प्रदीपिका में, घरण संहिता में एक आसन का उल्लेख होता है, मत्स्येंद्र आसन। कहते हैं मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तम प्रचंड रुग खंडल मंडनास्त्रम। मत्स्येंद्र को मत्स्येंद्र नाथ जी लगाते थे, मत्स्येंद्र आसन को मत्स्येंद्र नाथ लगाते थे। वह मत्स्येंद्र आसन, उसको पीठ कह दिया है, पीठ बहुत बड़ा आसन कहलाता है मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तम। जठर माना होता है पाचन तंत्र, पाचन ऊर्जा। पाचन ऊर्जा को प्रदीप्त कर देता है, उत्तेजित कर देता है, एकदम बढ़ा देता है तीव्रता से। और वो क्या करती है जठराग्नि? प्रचंड रुग मंडल खंड नास्त्रम। प्रचंड माना होता है बहुत तीव्र, बहुत बड़े वेग से, प्रचंड। हम लोग कहते हैं प्रचंड बहुमत मिला योगी जी को यूपी में। तो ऐसे रोगों का ऐसा समूह, द ग्रुप ऑफ डिजीज, जो बहुत अपने सीवियरिटी के ऊपर आ गई, एकदम बिल्कुल क्रॉनिक नहीं है, वो सीवियरिटी है, बहुत हाई लेवल पे आ गई, चौथे लेवल पे आ गई। जैसे कैंसर होता है ना, 4th लेवल का हो गया है, 4th स्टेज का हो गया। ऐसे रोगों का समूह, द ग्रुप ऑफ डिजीज, और वो भी बड़ी हायर लेवल पर है,
उसको डायबिटीज नाम से जाना जाना चाहिए, क्योंकि अगर डायबिटीज हो गई तो आपको और रोग भी होंगे। डायबिटीज इज द ग्रुप ऑफ डिजीज। अब बहुत सारे लोग डायबिटीज के कारण हो रहे हैं, बहुत सारे जो ऑर्गन फेलियर्स हो रहे हैं वो डायबिटीज के कारण हो रहे हैं। तो ऐसे डायबिटीज को ठीक करने के लिए मत्स्येंद्र आसन को बताया गया है कि ये मत्स्येंद्र पीठ उन रोग को खंड खंड करके ना अस्त्र अस्त्र से समान काट देता है। ऐसा मत्स्येंद्र आसन है। एक आसन है मयूर आसन। कहा गया है मयूर आसन लगाने वाले कालकूट विष जारित। कालकूट विष जारित मतलब कालकूट नामक विष, बॉडी के अंदर कोई भी टॉक्सिन हो, आप मयूर आसन लगाइए और सारे टॉक्सिन्स आपके नष्ट हो जाएंगे, जल जाएंगे। वो मयूर आसन में, मयूर का मतलब होता है मोर। मोर सांप को भी खा लेता है और वो कुछ नहीं बिगड़ता उसका। यहाँ तात्पर्य सांप खाने का नहीं है, यहाँ तात्पर्य है जो टॉक्सिन्स हम ले रहे हैं, चाहे वो सब्जी में, फल में, बाहर के खाद्यान्न से, बाहर के फास्ट फूड में, बाहर के प्रोडक्ट से, तो उसके अंदर हमारे शरीर में बहुत सारे जो पेस्टिसाइड के कारण जो यूरिक एसिड क्रिएट हो रहा है, बहुत सारे टॉक्सिन्स बन रहे हैं, बहुत सारे एसिड्स क्रिएट हो रहे हैं नए नए जो कैंसर कारक हैं, उनको नष्ट करने के लिए मयूर आसन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे ही एक आसन और है, जैसे शव आसन है। शवभत भूमौ शयनम चित्त विश्रांति कारकम, मन को शांत कर देता है, शरीर के श्रम को हर लेता है, इतना रिलैक्सिंग कर देता है कि शरीर शांत हो जाता है। पद्मासन को कहा गया है सर्वेदत सर्वव्याधि विनाशनम, अर्थात पद्मासन एकमात्र ऐसा आसन है कि पद्मासन के लगाने से सभी बीमारी नष्ट हो जाती हैं। जबकि पद्मासन में हमने क्या किया, दोनों पैरों को सीधा कर दिया है। लेकिन दोनों पैरों को सीधा करने से देवेश जी पता क्या होता है व्यास जी, जैसे ही दोनों पैर हमने बंद किए, कमल के समान लॉक किए, हमारा मूल बंद हो गया। मूल बंद हो गया मतलब हमारी जो ऊर्जा अधोगमन कर रही थी अब वो ऊर्ध्वगमन करेगी। अब वो अधोगमन नहीं करेगी, हमारी एनर्जी नष्ट होती है मलमूत्र के मार्ग से सबसे ज्यादा। जैसे हम आसन लगाते हैं हमारी ऊर्जा वहां से कॉम्पैक्ट होकर ऊपर की ओर भागती है, नीचे बंद हो गई, मूल बंद लग गया। उसके बाद स्पाइनल कॉर्डम ऑटोमेटिकली बिकम स्ट्रेट इरेक्ट, तो ब्लड का सर्कुलेशन कॉन्शियसली ऊपर जाने लगा, तो ब्रेन के अंदर एनर्जी सेंटर एक्टिव हो गए। एनर्जी सेंटर एक्टिव होने से क्या हुआ, पूरे बॉडी की हार्मोनल जो डिसबैलेंस है वो बैलेंस हो जाएंगे, सारे ऑर्गन सक्रिय हो जाएंगे, अपना अपना काम ठीक से करेंगे। तो कलेक्टर साहब को दिक्कत नहीं है, कलेक्टर साहब कब सस्पेंड करेंगे, जब भाई कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा होगा, तब प्रॉब्लम होगी ना। तो ऐसे ही जब हमारे सारे सिस्टम बढ़िया काम कर रहे होंगे तो डिजीज फ्री होंगे ना हम, नो करप्शन, कहीं कोई करप्शन नहीं है। तो हमें अपनी स्पाइनल कॉलम को सीधा करना है, सिद्धांत को सीधा करना है। तो ऐसे बहुत सारे आसनों के लाभ हैं, लेकिन पतंजलि बहुत से आसनों का वर्गीकरण नहीं कहते। पतंजलि 5000 वर्ष पुरानी परंपरा में, नादियों परंपरा में, नाथ संप्रदाय में हजारों लाखों आसनों का उल्लेख हुआ। तो हठ प्रदीपिका में 15-16 आसन प्रमुख हैं, घेरन संहिता में 32 आसन प्रमुख हैं। लेकिन पतंजलि आसनों के लाभ में एक टिप्पणी करते हैं, एक श्लोक देते हैं। वो कहते हैं कि आसनों के अभ्यास का फल क्या होगा। देखिए हर व्यक्ति, जब आप भी मंच पर आए हैं, हमें सुनने के लिए आए हैं, तो कुछ ना कुछ आप भी हासिल करना चाहते हैं। समय देंगे तो कुछ प्राप्त हो, जब तक कुछ प्राप्त ना हो मन में कोई लगाव नहीं होता। कुछ ना कुछ प्राप्त होना ही चाहिए, ये मनुष्य की वृत्ति है, ये मानवीय वृत्ति है। इवन पशुओं भी होगी देखें आप, तो कुछ ना कुछ प्राप्त होने की कामना जरूर रहती है। हाँ, वृक्षों को ये कामना नहीं होती है, वृक्ष कभी रिवर्स कामना नहीं करता कि हम फल दे रहे हैं तो ये हमें प्रेम करे, हमसे आलिंगन करे, हमें आके जल दे, हमें सेवा करे, नहीं करता, इसलिए वो देवता की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन मनुष्य तो कम से कम कामना करता ही है। तो पतंजलि कह रहे हैं कि आसन का अगर अभ्यास करते हैं इस प्रकार से तो क्या मिलेगा, ततो द्वंद्वान अभिघातः। ये है 48 नंबर का श्लोक साधन पाद के अंदर दूसरे अध्याय में, ततो द्वंद्वान अभिघातः, अर्थात आसनों के उच्चतम अभ्यास से सिद्धि होने पर द्वंद्व की मुक्ति हो जाती है। केवल आसन की द्वंद्व क्या है, द्वंद्व है सर्दी गर्मी। अगर आप आसनों का अच्छे से अभ्यास करेंगे व्यास जी, तो आपको भीषण सर्दी में भी ठंड नहीं लगेगी, आप स्वेटर नहीं पहनेंगे। हिमालय पे भी जाएंगे तो आपके हाथ नहीं कपेंगे, दांत नहीं कप पाएंगे, क्योंकि आपका शरीर फौलादी है, आसनों का प्रभाव है। आप दक्षिण भारत में जाएंगे आपको गर्मी लगेगी, एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मतलब आपके अंदर सहनशीलता इतनी अधिक आ जाएगी कि आप ठंडी गर्मी सहन कर जाएंगे, सुख दुख सहन कर जाएंगे, पाप पुण्य में सम हो जाएंगे, शोक और अशोक में सम हो जाएंगे।
आप हर्ष और शोक में, हर्ष और विषाद में शून्य हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, सामान्य हो जाएंगे। मतलब आपके अंदर जो भी दुविधाएं हैं, मन की जो दुविधाएं हैं प्लस माइनस की, है ना, अच्छी बुरी, उन सब में आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा, स्टेबलाइज माइंड हो जाएगा। भगवत गीता में इसको कहा गया है स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञ कहा गया है। ऐसी स्थित प्रज्ञ की अवस्था को आसन प्रदान कर देता है, आसन का अभ्यास। तो ये आसन है, और आसन केवल बैठना नहीं है, आसन आपको समाधि तक ले जाने की एक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। आसन को स्किप करके हटाकर आप आगे प्राणायाम में नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक आप आसन में सिद्ध नहीं होंगे, प्राणायाम में देर तक आप साधना नहीं कर सकते हैं। तो आगे के अंगों का अभ्यास करने के लिए आसनों की सिद्धि आवश्यक है। बहुत सारे प्रकार के आसन बताए गए हैं, मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, जिनको मैं यहाँ उल्लेख नहीं कर सकता हूँ। आपसे इतना ही कहूंगा कि कुछ आसनों का सीरीज आप अपने अनुकूल, यथा देह तथा अभ्यास, जैसा देह आपको अप्लाई करे, अलाउ करे, वैसे आसनों का आप चयन कर लें। और कुछ आसन ध्यान के, कुछ आसन विश्राम के, कुछ आसन शरीर को संवर्धन करने वाले, कुछ खड़े होने वाले, कुछ बैठने वाले, कुछ पेट के, कुछ पीठ के, कुछ फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, कुछ साइड बेंडिंग, कुछ ट्विस्टिंग, कुछ एंटी ग्रेविटी वाले पोजीशन। ऐसे एक आप कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाकर और बढ़िया से करिए, और आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये वाहन ऐसा है, यंत्र ऐसा है जो 84 लाख योनियों के चक्कर के बाद एक बार मिला है। और कहते हैं दुर्लभो मानुषो देह देही नाम क्षण भंगुरा। ये दुर्लभ मानुष तन एक बार मिला है, और वह क्षण भंगुर है। यहाँ कल का पता नहीं, पल का पता नहीं, कल या पल का क्या होने वाला है। इसलिए इस क्षण भंगुर जीवन में आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। जब आपको माता पिता से गिफ्ट मिला, ये शरीर माता पिता से गिफ्ट मिला, तब आपका शरीर कैसा था? 100% 24 कैरेट का था। अभी कैसा है? अभी कोई 10 कैरेट का बच्चा है, कोई 12 कैरेट का है, कोई 8 कैरेट का है, और कोई तो कैरेट उसमें ढूंढना पड़ता कितने कैरेट का बच्चा है। तो 24 कैरेट का एकदम टच होना चाहिए, एकदम जैसा आपको मिला था वैसा ही शरीर वापस करना है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जितने आपने लिए थे, जाते समय आपको वैसे लौटा के जाना है। तब आप प्रकृति के सही संवाहक हैं। प्रकृति की रक्षा करने वाले आप तभी सही माने जाएंगे जब इस प्रकृति के 5 तत्वों का आपने सदुपयोग किया और ये वापस उसी तरह लौटा दिया जैसे आपको प्राप्त हुआ था। उसके लिए योग अभ्यास आपको सहायता करेंगे। आपका लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन दोनों अद्भुत तरीके से व्यतीत होगा, और आप स्वस्थ रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आपके साथ हमने ये आसन की एक छोटी सी प्रक्रिया रखी। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो मैं जरूर उनके उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। हरिओम, सभी को नमस्कार। सर, मेरे को ना 2-3 हफ्ते पहले मैं पहले आसन करता था रेगुलरली, उसके बाद मैं प्राणायाम करता था, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से बंद था मेरा। और 2-3 हफ्ते पहले मेरे को एकदम से बैकबोन के लोअर पोर्शन में बहुत ज्यादा दर्द हुआ। तो मेरे को लगा कुछ क्रैक ना हो गया हो या स्लिप डिस्क ना हो, तो मैं डॉक्टर को दिखाने गया। L4 में आपको प्रॉब्लम आई है शायद, पर मैं वो डॉक्टर परिचित था, तो उसने बोला कुछ दवाइयां मेरे को बोली, और गरम सिकाई बोली। दवाइयां तो मैं खाता नहीं हूँ किसी किस्म की, तो मैंने उसको बोला मैं दवाइयां नहीं लूंगा। मेरे को सिकाई से काफी आराम आ गया, लेकिन अभी भी वो दर्द नीचे, और वो शिफ्ट कई बार ऊपर हो जाता है। अब नीचे रहता है और ऊपर हो जाता है, तो मैं इसमें हल्के लाइट आसन कर लूं उसमें क्या? तो मैं वो आपसे जानना चाह रहा था। तो आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, और वर्तमान की समस्या है कि हम लोग अपनी कमर को उतना मजबूत नहीं किए हुए हैं। कमर मतलब यहाँ आपका जो कटी प्रदेश है, और वजन उठा लेते हैं, खाली पेट घूमते हैं, कई बार तेज चल लेते हैं, जल्दी कूद जाते हैं, कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं, भार उठा लेते हैं, तो कमर खिसक जाती है, या कमर में भार पड़ जाता है। या फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग स्पीड से कर लिया, पावर योगा कर लिया, सूर्य नमस्कार कर दिया, तो बैक हमारी कमजोर पड़ जाती है। और बैक हमारी कमजोर हो ही गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि व्यास जी आप बताइए, आप सब लोग पुराने लोग हैं, हमसे भी सब सीनियर हैं। मैं समझता हूँ सबसे कम उम्र का मैं ही बैठा हूँ यहाँ, बाकी सब हमसे कुछ ना कुछ अनुभव में, उम्र में बड़े ही होंगे। तो मैं जहां तक समझता हूँ कमर कमजोर होने का कारण है कि पहले हम लोग धोती बांधते थे कमर में, और उसके ऊपर एक गमछा टाइट बांधते थे, एक टाइट गमछा बांध के कमर को बांध लेते थे। अब हमारे पैंट इतने ढीले हो गए हैं
कि निपकते रहते हैं वो। बेल्ट लगाने के बाद भी आपका कमर के नीचे कैसा दिखता रहता है, लोग झुकते हैं तो पूरा देख लीजिए आप, कमर खुल जाती है इतनी, क्योंकि कमर को कसना है। कहते हैं ना कमर कस लो, जब भी कोई बड़ा काम करना होता है ना तो कहते हैं ना कमर कस लो भाई। कमर क्यों कसी जाती है? क्योंकि जब कमर कसोगे तो हमारी सारी एनर्जी कमर में ही है। आप मानिए हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है जो चेतन तत्व, वो है वीर्य, और वो सब होता है कमर के नीचे ही। इसलिए उसको बांधा जाता है कि वो नीचे ना जाए, ऊपर जाए। तो कमर को टाइट रखना चाहिए। अब कमर किसी की मान लो लूज हो गई है, ढीली हो गई है, कोई पेन आ गया है, ऐसी अवस्था में आपको सामने झुकने वाले सारे आसन बंद कर देना चाहिए, और सूर्य नमस्कार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ आसन है जो बैकवर्ड बेंडिंग है, भुजंग आसन है, शलभासन है, हल्का फुल्का नोक आसन है, थोड़ा बहुत ट्विस्टिंग है, मेरु वक्रासन है, गोमुखासन है, अर्ध वक्रासन है, इस तरह से मार्जरी आसन है, सरल पवन मुक्त आसन है। ऐसे कुछ 7-8 आसनों का एक सीरीज है। आप व्यक्तिगत बात करेंगे तो हम आपको एक लिस्ट बना के दे देंगे, उसका वीडियो दे देंगे, तो आप उनको देख लीजिए। उसमें करने में दिक्कत जाएगी तो उसको हम गाइड कर देंगे कि इसका क्रम क्या होगा। क्योंकि जैसे आपने सामने झुके तो आपको पेन बढ़ेगा, तो आपको सामने नहीं झुकाना है। पहले हम आपको कमर को स्ट्रेंथन कराएंगे। स्ट्रेंथ होने के बाद फिर फॉरवर्ड करिए, बैकवर्ड करिए, साइड बेंडिंग, राइट साइड, लेफ्ट साइड। इस प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो कमर मजबूत होगी। और कमर को थोड़ा बांध दीजिए। जब भी आप आसन करने बैठे तो एक मोटा सा एक गमछा या लुंगी जो होती है कपड़े की, कॉटन की, उसको कमर में बांध कर अच्छी गठान लगा के टाइट कर लीजिए। पेट के ऊपर गठान नहीं आएगी, गठान आएगी आपकी साइड में। ये जो यहाँ पर एक बोन होता है ना, हिप्स के पास एक बोन है, उस बोन के ऊपर आप कमर को थोड़ा टाइट कर लीजिए। जैसे वो भगवान कृष्ण भक्ति रखने के लिए कौंस लेते हैं, गोपाल सखा वगैरह कौंस लेते हैं जो है ना, बांध लेते हैं, वैसे ही बांध कर ही आप योगाभ्यास करिए, उससे आपको आराम मिलेगा। या कोई बेल्ट बांधना हो तो बेल्ट भी बांध सकते हैं कमर का। अर्धमत्स्येंद्र आसन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए अभी? अर्धमत्स्येंद्र आसन कर सकते हैं, लेकिन पैरों को नहीं मोड़िए। अर्धमत्स्येंद्र जगह आप हल्का सा कर लीजिए सरल वक्रासन। वक्रासन दोनों पैरों को सामने रखिए और फिर एक पैर को मोड़कर हल्का हल्का सा ट्विस्टिंग कीजिए, हल्का हल्का, बहुत जोर मत डालिए अभी। तो उसको पहले खोलिए, उसको थोड़ा रिलैक्सिंग कीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए गोमुखासन करिए, फिर आप अर्धमत्स्येंद्र करिए। थैंक यू सरताज जी ने अपनी बात रखी। मैं आज बहुत अच्छी बात जान पाया कि आसन और व्यायाम में क्या फर्क है। मैं कई बार सोचता था कि हम आसन करा रहे हैं कि व्यायाम करा रहे हैं, तो आज बहुत बड़ा अंतर है कि स्लाइटली अंतर है, और वो एकदम जब जीवनचर्या का अंग बन जाता है व्यायाम तो वो आसन हो जाता है। ये बात हुई। और दूसरी बात, दो एक साथ में है कि योगासन या जो हमारे व्यायाम है उनका एक क्रम तो होना चाहिए ना, जैसे आप बताते हैं वो आप वही बताएंगे। क्योंकि आपने मत्स्येंद्रासन की बात की, ये काफी अंदर पहुंच के जाएगा, या शुरुआत में पहले हम वार्म अप होंगे या शरीर की किस क्रम से हम जाएं। और दूसरा ये है कि सूर्य नमस्कार को मैं बहुत साधारण आसन मान रहा था, जितना सरल है उतना ही ऊर्जामय है, परंतु आपने अभी बोला कि नहीं, इसको हर परिस्थिति में करना संभव नहीं है। तो मैं सोचा था वो तो हर परिस्थिति में करिएगा प्लीज। देखिए आपने बहुत अच्छी बात रखी है। सूर्य नमस्कार स्वस्थ व्यक्ति के लिए बताया गया है। 8 वर्ष के बालकों को पहले सूर्य नमस्कार कराते थे, अब 5 साल के बालकों को भी सूर्य नमस्कार करा सकते हैं अगर शरीर तैयार हो गया है तो। नहीं तो 8 साल के बच्चों को सूर्य नमस्कार करना चाहिए। अब कोई 80 साल की उम्र में है और उसके अंदर बच्चे जैसा ही उत्साह है और शारीरिक क्षमता है, शरीर में लचीलापन है, तो वह भी सूर्य नमस्कार प्रारंभ कर सकता है। लेकिन अगर शरीर 8 वर्ष से ऊपर का है तो शरीर की पहले अपनी स्थिति देख लीजिए। एक एक अभ्यास को करते हुए आप थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग कीजिए, जल्दी जल्दी मत भागिए, उसमें कमर खिसक जाएगी, रीढ़ की हड्डी में कहीं ना कोई डिसलोकेशन हो जाएगी, कोई ना कोई बट्टी पर जोर पड़ जाएगा, नस नाड़ियां खिंच जाएंगी। तो पहले शरीर को थोड़ा वार्म अप कर लीजिए। वार्म अप करने से क्या होता है, शरीर गर्म हो जाता है, शरीर में खून की संचार जो है, रक्त का संचार ठीक से दौड़ लगता है। तो फिर क्या होता है, फिर मसल्स के अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। फिर थोड़ा बहुत मसल्स खिंचेंगे भी तो वो दर्द नहीं करेंगे या क्रैम्प नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई चीज उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, लचीलापन नहीं होगा, लोच नहीं होगा, और कपड़े को आप खींचेंगे रबड़ की तरह तो कपड़ा फट जाएगा, और रबड़ नहीं फटेगी, रबड़ खिंचती जाएगी। तो शरीर को पहले थोड़ा सा लचीला कर लीजिए, वार्म अप कर लीजिए, और वार्म अप के बाद थोड़ा सा शरीर की क्षमता दक्षता के अनुरूप एज पर द कैपेसिटी ऑफ पर्सनल प्रैक्टिशनर को देखते हुए अभ्यासों का चयन कीजिए। कहते हैं देखा सीखी साधे योग, छीजे काया बाड़े रोग। देखा सीखी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए, नहीं तो शरीर कम हो जाता है और रोग बढ़ जाते हैं।
और इनका क्रम क्या होना चाहिए आमतौर पर, हम जैसे शुरुआत करें प्लीज। हाँ, आमतौर पर शुरुआत करें तो जैसे थोड़ा वार्म अप कर लिया खड़े होकर, फिर खड़े होकर वार्म अप करने के बाद अगर थक जाते हैं तो लेटने के अभ्यास प्रारंभ कर लें। पहले वार्म अप किया खड़े होकर, थक गए तो लेट जाएं शवासन में, फिर लेटने के आसन कर लें, पीठ के बल, पेट के बल, फिर खड़े हो जाएं, फिर खड़े होने के आसन, फिर बैठने के आसन, फिर प्राणायाम, ध्यान, और क्लास कंप्लीट हो जाएगी आपकी पूर्णाहुति। अगर आपने पहले बैठने के कर लिए हैं तो पहले बैठने के कर लें, फिर खड़े होने के कर लें, फिर पेट के आसन कर लें, फिर लेटने के आसन कर लें कमर वाले, और फिर कर लें योग निद्रा शवासन, फिर बैठ जाएं, प्राणायाम कर लें, ध्यान कर लें। अगर आपने तो आप इसको क्रम को अपने हिसाब से उठापटक कर सकते हैं, पर वार्म अप जरूर कर लीजिए। वार्म अप या तो खड़े होके होगा या बैठकर होगा। अगर खड़े होके वार्म अप कर लिया है तो खड़े होने वाले आसन भी कर पाए, इफ यू हैविंग कैपेसिटी कि आप कर सकते हैं तो खड़े होकर वार्म अप कर लीजिए, फिर कुछ आसन कर लीजिए खड़े होकर, उसके बाद फिर आप लेट जाइए, लेटने के आसन कर लीजिए पेट के पीठ के, फिर बैठने के आसन, और बैठने के बाद फिर प्राणायाम और ध्यान कर लीजिए। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन करके ये प्रोटोकॉल बना सकते हैं। जी थैंक यू। कई बार ये देखा गया है कि हम एक अति उत्साह में प्राणायाम की संख्या या ड्यूरेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जबकि ये भी एक आरोग्य है, ये भी एक नियम है, उसके क्रम में ही और उसके समय अवधि में भी करना चाहिए। मेरा ऐसा आपसे चर्चा का विषय जानना चाह रहा हूँ। देखिए, प्राणायाम को शास्त्रों में आगे हमारा चैप्टर आएगा तो 2-3 क्लास प्राणायाम पे चलेंगी, और 2 दिन तो लग जाएंगे केवल ध्यान समझने में, और 2 क्लास लग जाएंगी प्रैक्टिस करने में, क्योंकि प्राणायाम इज अ वास्ट एरिया, बहुत ब्रॉड एरिया है प्राणायाम का। और प्राणायाम को भी हम सरल नहीं कह सकते। प्राणायाम भी दिन में 4 बार किए जाते हैं, और एक प्राणायाम को 80 आवृत्ति तक करना होता है। मतलब एक प्राणायाम की हम 80 आवृत्ति करेंगे तो आप सोचिए लगभग आपका 2 से 3 घंटा, याम का मतलब होता है 3 घंटा, 3 घंटा एक प्राणायाम चलेगा, या एक प्राणायाम का कार्यकाल रहेगा 3 घंटा, और 4 बार करना है आपको दिन में, तो 30 चौको 12, मतलब 12 घंटे प्राणायाम चल रहा है आपको। सुबह 4 बजे से रात के 12 बजे में 12 घंटे आपके प्राणायाम में निकल गए, तो बचे आपके पास केवल 5-6 घंटे। अब 5-6 घंटे में आपको काम करना, रहना, सोना, पीना, खाना सब करना, नहाना धोना, बाकी बस। तो आपको प्राणायाम को धीरे धीरे बढ़ाना है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की मिटे कोटि अपराध। इसके 2 अर्थ हैं, इसके 2 अर्थ ऐसे हैं। कुछ लोग कहते हैं एक घड़ी 24 मिनट की होती है, उसकी आधी 12 मिनट, उसकी आधी 6 मिनट। तो अभ्यास प्रारंभ करें प्राणायाम का तो 6 मिनट करें, फिर बढ़ाएं 6 मिनट से 12 मिनट, 12 मिनट से 24 मिनट, फिर 24 में 12 जोड़ें 36 मिनट, 36 में 6 और जोड़ें 42 मिनट, मतलब फिर 45 मिनट योगा प्राणायाम चलने दें। तो एक बार में 45 मिनट प्राणायाम करते रहें। मेरी तो व्यास जी क्लास होती है एडवांस लेवल पर प्राणायाम की, तो हम सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक प्राणायाम ही कराते रहते हैं 12 घंटे। बीच में ब्रेक करते हैं, केवल जूस देते हैं, फल फ्रूट देते हैं, या सूप पिला दिया, थोड़ा रिलैक्स करा दिया, वॉकिंग करा दिया, और फिर प्राणायाम। और कोई अगर ऐसा प्राणायाम 9 दिन कर ले तो मैं गारंटी देता हूँ वो उसकी सप्त धातु कंचन के समान, सोने के समान वो तप्त कांचन हो जाता है, एकदम चमकता हुआ शरीर 9 दिन में ही केवल। लेकिन इतना साहस, धैर्य, उत्साह, क्षमता डेवलप करने में टाइम लगता है, लेकिन फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो लोग करते हैं वो लाभ पाते हैं। 9 दिन में ही 9 दिन 1 घंटे प्राणायाम करने वाले लोग भी बहुत सारे रोगों से मुक्ति पा जाते हैं। मैं पूछना चाहता था, आसन और मुद्रा में क्या फर्क है? देखिए, आसन भी आगे जाके मुद्रा का रूप ले लेती है, क्योंकि मुद्रा क्या है, जैसे कि हमारे शरीर की भाव भंगिमा हम बता रहे हैं, जैसे पोस्टर आसन को ही जब आसनों के साथ प्राण का संयोग कर दिया, हर आसन में प्राण का संयोग है। आसन में जाते समय प्राण कब लेना है, कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है, कब रोकना है, बाहर रोकना है, भीतर रोकना है, तो प्राण का संयोग कर दिया। प्राण के संयोग करने के साथ उसमें बंद लगा दिए, मूल बंद लगा दिया, उड्डयन लगा दिया, जलंधर लगा दिया। तो शरीर की एक भाव भंगिमा, एक अंतर ऊर्जा प्रकट होती है जो मुद्रा का रूप ले लेती है। जैसे विपरीत करनी मुद्रा, जैसे सांभवी मुद्रा, हम बैठे हुए हैं लेकिन दृष्टि हमारी आज्ञा चक्र पर है, प्राण का वेग चल रहा है मूलाधार से आज्ञा चक्र तक। तो
आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्रों को जागृत करने के लिए जब हम आसन में प्राण का और मन का प्रयोग करते हैं तो यह मुद्रा बन जाता है। मुद्रा हमारे अंदर की भाव भंगिमा को बाहर प्रकृति में प्रकट करती है। आसन का हायर स्टेज है मुद्रा। थैंक यू। मतलब आसन के साथ यदि हम जो है बंद लगा दे तो मुद्रा हो जाएगी। मुद्रा प्राणायाम, उसमें आसन में बंद भी है, मुद्रा आसन में बंद भी है, प्राण भी है और मन भी है, तीनों को मिला देते हैं। जी, धन्यवाद।